प्लीज आप बने रहिएगा अंत तक सर। और अगर नहीं ठीक लगे ना, आपको लगे कि हमारा जीवन का समय बर्बाद हो गया, तब आप कमेंट में गाली भी लिखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आप पहले देखिए। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है का। देखिए आज फिर से हम वही साइंस वाले सीरीज में आपका स्वागत करते हैं और कुछ बातों को पहले सर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को शुरू करेंगे और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन लेंगे, विद ऑप्शन लेंगे, तो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। आप खास करके जो मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं आगामी परीक्षा में, या 12th बोर्ड देने जा रहे हैं 2025 का, या अन्य जैसे बिहार डीएलएड का एग्जाम है आपका 27 फरवरी को, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही काम का चीज होने वाला है। तो प्लीज आप बने रहिएगा अंत तक सर। और अगर नहीं ठीक लगे ना, आपको लगे कि हमारा जीवन का समय बर्बाद हो गया, तब आप कमेंट में गाली भी लिखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आप पहले देखिए, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं कंपटीशन का, तो अवश्य एक बार आपको क्या करना है, अंत तक इस वीडियो को देखना है, या आप मैट्रिक का परीक्षा देने जा रहे हैं तब भी। देखिए इस सीरीज को जो हम चला रहे हैं डेज वाइज, तो डे 1 में हमने प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को रखा है, डे 2 में हमने मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का एमसीक्यूएस को रखा है, डे 3 में विद्युत धारा का रखा है, डे 4 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, डे 4 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, डे 5 में ऊर्जा का स्रोत, डे 6 में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, डे 7 में रखे हैं अम्ल क्षार लवण, डे 8 में रखे हैं धातु अधातु, उसके बाद डे 9 में कार्बन एवं उसके यौगिक और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण रखे हैं डे 10 में। ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 10th का कवर हो गया। इसके बाद बायो वाला सीरीज चला देंगे, फिर 9th 8th 12th सबका चला देंगे कि कॉम्पिटेटिव वाले लोगों को भी बहुत फायदा मिल जाएगा, प्लस एकेडमी वालों को। तो इसमें से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं, ये इसका एमसीक्यूएस डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, यानी 3 शानदार जानदार क्लास हमारा सर हो गया है। अब देखिए चौथा क्लास में लेना था हमको क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, लेकिन आज हम ले रहे हैं कार्बन तथा उसके यौगिक। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सर, इसलिए इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप प्लीज बने रहिएगा और आपका निश्चित तौर पे आपको इस सीरीज से फायदा मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए, आपके लिए ये जो एकदम रामबाण सिद्ध होने वाला है। आप चलिए पहला सवाल लीजिए, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? प्रथम कार्बनिक यौगिक जो था वह यूरिया था। यूरिया का सूत्र क्या होता है गुरुजी? क्या होता है? NH2CO NH2, कोई इसको ऐसे भी कह सकता है N2H4CO, N2H4CO। इसी को हाँ वही यूरिया जो आप खेत में लगाते हैं ना, वही यूरिया है ये। उसका बोरा पे देखिएगा तो लिखा रहता है, ध्यान से कभी देखिएगा, NH2CO NH2 यूरिया। ये पहला कार्बनिक यौगिक था जिसको बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, कहाँ संश्लेषित किया गया था? लेबोरेटरी में। देखिए एक व्यक्ति थे वर्जिलियस, वर्जिलियस सर ने कहा, ये पढ़ा रहे थे उसी दरमियान ये बोले थे कि देखो बाबू, कार्बनिक यौगिक जो होता है वह कभी भी संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, मतलब लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। इन्हीं का एक शिष्य था, उसका नाम था वोहलर। याद रहेगा क्या नाम था? वोहलर। वोहलर भी बैठे थे ऐसे जैसे आप लोग क्लास में बैठे हैं, ऐसे ही बैठ करके सुन रहे थे। स्टूडेंट तो खुरपाती होता ही है, गुरुजी से ज्यादा खुरपाती होता है। तो स्टूडेंट के माइंड में आया कि सर ऐसा क्यों बोल दिए, क्यों नहीं बनाया जा सकता है? आखिर सर ने कहा कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग बना नहीं सकते हैं, प्राकृतिक सोर्स से ही मिलेगा कार्बनिक यौगिक। स्टूडेंट के दिमाग में आने लगा, अच्छा क्यों नहीं बना सकते हैं? यही खुरपाती स्टूडेंट था वोहलर। वोहलर ने कहा, अच्छा गुरुजी बोले हैं, हम उसको गलत साबित कर देंगे। और एक चीज पता है, एक बात जानते हैं, अगर कभी मौका मिल जाता है गुरुजी को गलत साबित करने का, हालांकि गुरुजी जो होते हैं उनको बुरा नहीं लगता है, लेकिन स्टूडेंट को बड़ी खुशी मिलती है। चाहे स्टूडेंट लैब में हम हैं, आप हैं स्टूडेंट के, एज ए स्टूडेंट, अगर कि कोई गलती, कोई सवाल में ही गलती गुरुजी का पकड़ा जाए ना,
और स्टूडेंट अगर पकड़ ले तो पूरा दिल गदगद हो जाता है, स्टूडेंट का बाग बाग हो जाता है। गुरुजी को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि माता पिता और शिष्य ये तीन लोग दुनिया में ऐसे हैं जो हमेशा चाहते हैं उनका जो है बच्चा आगे बढ़ते रहे, तो इसलिए उनको बुरा नहीं लगा। और वोहलर ने बाबू पहला क्या किया, कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित कर दिया, यूरिया को संश्लेषित कर दिया। यूरिया का अगर द्रव्यमान पूछे 14 दूना 28, 4 32, 12 44 16 60 ग्राम कितना होता है आणविक द्रव्यमान, 60 ग्राम। सूत्र भी लिख दिए हैं, चाहे ये या ये। किसने, वोहलर ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी छपेगा एग्जाम में, तो धज्जी उड़ा करके आ जाना है। अगला सवाल, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक, यही वो गुरुजी थे। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन थे गुरुजी? वर्जिलियस। कौन थे गुरुजी? वर्जिलियस। और इनका शिष्य ने वही कमाल करके दिखाया था। अगला सवाल, C6H6 आणविक द्रव्यमान, पहले C6H6 का सूत्र होता किसका है सर? ये बेंजीन का होता है, बेंजीन नहीं, बेंजीन का। किसका? बेंजीन का। किसका? बेंजीन का। बेंजीन कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है गुरुजी? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। इसका अगर संरचना पूछ दे, देखिए इसका संरचना इस तरह से होता है, इसका संरचना इस तरह से, सब में हाइड्रोजन लगा रहता है, यही बेंजीन है। अब बेंजीन का द्रव्यमान देखिए C6 है तो एक कार्बन का 12 ग्राम होता है, तो 6 कार्बन है तो 12 ग्राम गुना 6 कर दीजिए, प्लस एक हाइड्रोजन का गुरुजी 1 ग्राम होता है, तो 6 हाइड्रोजन है, 6 कर दीजिए, 12 6 के 72 और 6 78 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा? 78 ग्राम या 78 यू हो जाएगा। अगर कभी पूछ ले बेंजीन कैसा कंपाउंड है, कैसा कार्बनिक यौगिक है? एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड होता है? 1 2 3। कितने पाई बॉन्ड? 3। अगर सिग्मा बॉन्ड पूछ दे तो 1 2 3 4 5 6। अगर सिग्मा बॉन्ड पूछ दिया जाए तो देखिए 6 ये हो गया, और 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा? 12। फिलहाल क्या पूछा था? आणविक द्रव्यमान कितना गुरुजी? 78 ग्राम। कितना हो जाएगा? 78 ग्राम। अगला सवाल ले लेते हैं, एसिटिलीन के अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध। एसिटिलीन टॉप मोस्ट बातें हैं, छपने वाली बात है, हमेशा के लिए दिमाग में ठोक लीजिए। एसिटिलीन का यूपीएससी नाम इथाइन या एथाइन, एथाइन भी कह सकते हैं या नहीं तो इथाइन भी कह सकते हैं, एथाइन या इथाइन दोनों कह सकते हैं। इसका अब आइन देख करके पता चल रहा होगा ये अल्काइन ग्रुप का कंपाउंड है। अल्काइन ग्रुप का कंपाउंड का आणविक सूत्र क्या होता है गुरुजी? CnH2n-2। CnH2n-2। जितना कार्बन एटम रहेगा उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन लेना है। तो एथ मतलब कार्बन कितना? एथ मतलब कार्बन 2, 2 गुना का 2 से 2 कम, 2 दूनी 4 - 2, C2H2। C2H2 को अगर तोड़ के लिखिएगा संरचना तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल आबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन कैसा हाइड्रोकार्बन है? और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा कार्बन है सर? कैसा हाइड्रोकार्बन है? और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एसिटिलीन में हाँ वही गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन का उपयोग होता है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं, क्योंकि इसमें एल्काइन ग्रुप है। इसका अगर सूत्र पूछे C2H2, सूत्र भी याद रखना है, संरचना सूत्र भी याद रखना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी छपेगा आपको इस बार एग्जाम में। अगला सवाल, एथिलीन का आईयूपीएसी नेम। एथिलीन कहते हैं सर, एथिलीन कहते हैं C2H4 को। किसको कहते हैं? C2H4 को। यानी ये क्या है? एल्कीन है। ये क्या है? एल्कीन है। यह भी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध होते हैं, इसलिए इसका आईयूपीएसी नाम 2 कार्बन को एथ या इथ कहते हैं।
दो कार्बन को एथ या ईथ कहते हैं, और अल्कीन है तो इन लग जाएगा, एथीन। इसका IUPAC नेम एथीन होता है। कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं? द्वि आबंध होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध होते हैं? द्वि आबंध होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध होते हैं? द्वि आबंध होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल ले लीजिए। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है। अल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच का बंधन कैसा होता है? अल्केन में, अल्केन का ये सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। यह कैसा हाइड्रोकार्बन है? यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह कैसा हाइड्रोकार्बन है? यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह कैसा हाइड्रोकार्बन है? यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। याद रखिएगा। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध होते हैं? एकल आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं? एकल आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं? एकल आबंध होते हैं। अल्केन में कार्बन कार्बन को के बीच एकल आबंध होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध होंगे? देखिए सर, डायरेक्ट गिनने का तरीका बता देते हैं, फिर संरचना सूत्र भी खींच करके बता देंगे। हाइड्रोजन कितना है? 6। एक हाइड्रोजन एक सहसंयोजक आबंध बनाता है। एक हाइड्रोजन एक सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और 6 हाइड्रोजन यानी 6 सहसंयोजक आबंध, और प्लस में 2 कार्बन है, तो कार्बन जितना रहेगा ना अल्केन में, उससे एक कम करके बोलिएगा आबंध, तो कार्बन कार्बन के बीच में उतने आबंध बनेगा। 2 कार्बन है तो 2 से 1 कम 1, यानी कुल मिलाकर के 7 सहसंयोजी आबंध बनेंगे। कितने आबंध बनेंगे? 7 सहसंयोजी आबंध बनेंगे। याद रहेगा, 7 सहसंयोजी आबंध बनेंगे। किसमें? 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 एथेन में। कैसे दिखा दीजिए सर? दिखा देते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा आबंध होगा? एकल आबंध होगा। क्यों एकल आबंध होगा कार्बन कार्बन के बीच में? क्योंकि ये क्या है? अल्केन है। क्या है? अल्केन है। एक कार्बन कितना आबंध बनाता है? 4, क्योंकि यह चतुस्संयोजी होता है। इसका संयोजकता 4 होता है। तो देखिए बन गया, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो कुल मिलाकर के 7 सहसंयोजी आबंध। एग्जाम में छपने वाला सवाल है, दिमाग में भी ठोक लीजिए, पक्का छपेगा। अगला सवाल लीजिए, मेथेन किसका उदाहरण है? तो अभी तो हम बोले N लगा हुआ है, मेथेन में क्या लगा हुआ है? N। मेथेन मतलब कितना? CH4। मेथेन में N लगा है, मतलब यह क्या है? एल्केन है। यह क्या है? अल्केन है। यह क्या है? अल्केन। अल्केन का समान सूत्र क्या होता है गुरुजी? CnH2n+2। यह कैसा हाइड्रोकार्बन है? यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त। और संतृप्त में कौन कौन आता है? अल्केन और अल्कीन आता है। अल्कीन सॉरी, और संतृप्त में अल्कीन और अल्काइन आता है। अगला सवाल, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन यौगिकों में अभी तो बताए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। एथेन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनेंगे? एथीन है सर। एथीन के एक का एथीन मतलब C2H4। एथीन मतलब C2H4। एथीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल आबंध होता है, क्योंकि यह अल्कीन है। क्योंकि यह क्या है? अल्कीन है। कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध होता है। कितने आबंध होते हैं? क्योंकि यह एल्कीन है, और एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध होते हैं? द्वि आबंध होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध होते हैं। निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन मतलब एल्काइन का सामान्य सूत्र कितना होता है गुरुजी? CnH2n-2। तीनों का याद रखिएगा, छपने वाली बात। CnH2n+2 किसका होता है? एल्केन का। किसका होता है? अल्केन का।
CnH2n, फिर 2 घटा दीजिए इससे तो किसका हो जाएगा, एल्कीन का। किसका हो जाएगा, एल्कीन का। और CnH2n-2 किसका हो जाएगा, एल्काइन का। किसका हो जाएगा, एल्काइन का। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। इसका मतलब हुआ गुरुजी जितना कार्बन है उसके 2 गुने से 2 कम अगर हाइड्रोजन हो जाए, जितना कार्बन है उसके 2 गुने से 2 कम यदि हाइड्रोजन हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं, एल्काइन। तो एसिटिलीन का हम अभी सूत्र बताए थे, C2H2 होता है मेथेन अल्केन। मेथेन क्या है, अल्केन, CH4। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल अल्कोहल ग्रुप हो गया क्लोरोफॉर्म का, CHCl3। तो इसमें देखिए जितना कार्बन है ना उसके 2 गुने से 2 कम, कार्बन 2 है तो 2 का 2 गुना 4 से 2 कम 2, तो ये क्या हो गया, एसिटिलीन बन गया। तो एसिटिलीन अल्काइन है। एसिटिलीन क्या है, अल्काइन है। सूत्र भी देख लीजिए एसिटिलीन का क्या होने वाला है। अगला सवाल लीजिए, एल्काइन, इसमें से कौन एल्काइन है, जो एल्काइन मतलब जो CnH2n-2 के फॉर्मूला को फॉलो करे उसी को गुरुजी एल्काइन हम लोग कहते हैं। मतलब अगर जितना कार्बन है उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन हो जाए तो समझ जाएंगे अल्काइन है। तो अभी तो देखे थे एसिटिलीन क्या है, अल्काइन है, क्योंकि इसमें कार्बन 2 है, 2 दूनी 4 - 2 है। ये क्या है, 2 गुने से 2 ज्यादा है, अल्केन है, 2 गुना है, अल्कीन है। ये देखिए जितना एक कार्बन है उसके 2 गुने से 2 ज्यादा है तो ये भी अल्केन है। बस इसमें एल्काइन यही है। अगला सवाल, मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन जल करके क्या क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, प्रकाश देगा, जल देगा और ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में देगा। तो क्या उत्पन्न एक मिलेगा प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन को जलाइएगा ना तो मीथेन को जलाने से देखिए क्या होता है, इससे CO2 मिलता है, H2O मिलता है और प्रकाश मिलता है। प्रकाश के साथ साथ और क्या मिलता है, उष्मा भी प्राप्त होता है। याद रखिएगा, छपने वाली बात है। अगला OH, OH किसका मूलक है, तो OH अल्कोहल का। OH किसका है, याद रखिएगा, अल्कोहल का। OH किसका है, अल्कोहल का। अल्कोहल का OH होता है एल्डिहाइड का। गुरुजी एल्डिहाइड का क्या होता है, एल्डिहाइड पूछ दे तो CHO, एल्डिहाइड का CHO बॉन्ड तोड़ करके दिखा देते हैं। OH का CHO को भी बॉन्ड तोड़ करके दिखा देते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H और इधर एक बॉन्ड। अगर एल्डिहाइड के बाद आपसे पूछ दे कार्बोक्सिलिक अम्ल का, 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 COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर पूछ दे कीटोन का गुरुजी, कीटोन का क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। अगर ईथर का पूछ दे गुरुजी, ईथर का O। अगर एस्टर का पूछ दे गुरुजी, अगर एस्टर का पूछ दे COOR हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा है, OH किसका मूलक है, OH अल्कोहल का। OH देखते ही कूद पड़ना है कि ये अल्कोहल का है, OH देखते ही ये कूद पड़ना है कि ये OH का है। कीटोन का क्या होता है, CO। कीटोन क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। कीटोन क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। एल्डिहाइड का अभी हमने बता दिया CHO होता है। क्या होता है इसका फंक्शनल, CHO होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब है। COH किसका होता है, अभी तो बताए थे कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। COH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किसका होता है गुरुजी, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ए बाबू नूनू सुगाई किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। अगला, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसके बहुलक है, बताइए तो किसका बहुलक। इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू, नूनू सुगा, बहुलक।
तो प्राकृतिक रबर जो होता है वह आइसोप्रीन का क्या होता है, बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का फॉर्मूला देखना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसी को आइसोप्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आइसोप्रीन। अगर इसका IUPAC नेम लिखना होता तो क्या हो जाता, 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटीन, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। और कहां कहां है, 1,3 पे, तो इसमें लग जाता डाई, तो 1,3 डाई ब्यूटीन या ब्यूट 1,3 डाइन हो जाता। तो आइसोप्रीन का सूत्र भी दिखा दिए। प्राकृतिक रबर किसका है, आइसोप्रीन का। छपने वाली बात दिमाग से कभी नहीं निकालना है। अगला लीजिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, 2 आबंध होते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र पूछ दे तो कैसे होगा, तो बिंदु संरचना सूत्र हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन से बनता है। याद रखिएगा गुरुजी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना आबंध बन गया, 2 आबंध बन गया। कार्बन कार्बन के बीच में 2, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में पूछ देता तो 3, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एकल आबंध बनता है, याद रखिएगा। निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक, अभी तो बताए थे एरोमेटिक यौगिक बेंजीन है C6H6। जो नहीं देखे हैं थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। CnH2n अभी बताए थे, किसका अब टाइम नहीं लगेगा, बहुत पीछे बता दिए हैं। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, अल्केन का सामान्य सूत्र है। अल्कीन का क्या होता है, CnH2n। अल्कीन का क्या होता है गुरुजी, CnH2n। तो ये किसका सूत्र है, ये अल्केन का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावयी होते हैं, कितने आइसोमर्स। आइए पेंटेन का करके देख लेते हैं C5H12 का। पहला क्या हो जाएगा सर, सीधे तोड़ करके लिख देना है CH3 CH2 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 और CH3। तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल पेंटेन। क्या कहेंगे, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा का अगर बात कर ले, दूसरा क्या कर सकते हैं, एक CH को तोड़ के लटका दीजिए तो दूसरा बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 1 2 3 4। ये तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, CH3 CH CH2 CH। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 2 मेथिल या मिथाइल, 2 मेथिल या मिथाइल ब्यूटेन, 2 मेथिल या मिथाइल ब्यूटेन, 2 मेथिल या मिथाइल ब्यूटेन। तीसरा क्या संभव है सर, इसको किसी को नहीं लग रहा है यहाँ तोड़ना है, यहाँ तोड़ के लगाइएगा तो फिर इसका नाम वही हो जाएगा। इस CH को तोड़ करके ऊपर लटका लेते हैं, CH CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल 2,2 डाइमेथिल। IUPAC नेम का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो अब नहीं होगा कोई, तो कुल मिलाकर के कितना हुआ, 3 संरचना समावयी होते हैं, यानी 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन, वो अभी दिखा दे। कैल्शियम कार्बाइड का जल से अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड का अगर जल से अभिक्रिया करवाइएगा ना तो कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2। इसको जल से अभिक्रिया करवाइएगा ना तो ये CaOH का हॉल 2 बना देता है और प्लस में एसिटिलीन गैस C2H2। कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए यही गैस उपयोग होता है, कौन, C2H2, एसिटिलीन गैस कहते हैं। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, इथाइन। एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या है, इथाइन है। एसिटिलीन का IUPAC नेम इथाइन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल लीजिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र तो जानते होंगे आप लोग, C6H12O6। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर, खाना बनाते समय यदि बर्तन तली बाहर से काली हो रही है तो देखिए, अगर बर्तन जो है ना आपका बाहर से अगर काला पड़ रहा है बर्तन में,
तो एक चीज जान लीजिए, अगर काला ज्यादा पड़ रहा है इसका मतलब ईंधन जो है वह पूर्ण रूप से दहन नहीं हो रहा है, ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। अगर ईंधन का पूर्ण दहन होगा तो ऑब्वियस सी बात है काला, जैसे गैस पे खाना बना रहे होते हैं तो उसमें देखिएगा काला नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप चूल्हा पे लकड़ी से खाना बना, जैसे अब तो रेयर ही हो गया है लकड़ी से खाना बनाना आप गांव में भी, लेकिन पहले जब लकड़ी से सर खाना बनता था ना तो अक्सर बर्तन काला हो जाता था। इसलिए आप लोग देखे होंगे क्या मम्मी लोग को कि जब खाना बनाती थी तो पहले मिट्टी का एक लेयर चढ़ा देती थी ताकि बर्तन काला नहीं हो। बड़ा देखो पहले का आदमी भी साइंस जानता था, पहले जो नहीं पढ़े होते थे ना वो भी साइंस जानते थे, फर्क सिर्फ इतना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक मतलब धातु अधातु के बीच बनने वाला यौगिक। आयनिक यौगिक कौन होता है सर? धातु प्लस अधातु के बीच बनने वाला यौगिक जो होगा वह आयनिक यौगिक होगा। तो इसमें देखिए अधातु 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 अधातु, तो ये है आयनिक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक क्या है? आयनिक यौगिक है। अगला सवाल, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। इथाइल अल्कोहल मतलब एथेनॉल। इथाइल अल्कोहल का यूपीएससी नाम हो जाएगा एथेनॉल। इथाइल अल्कोहल का यूपीएससी नेम एथेनॉल हो जाएगा। और एथ मतलब C2H5OH हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? C2H5OH। इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप अभी हम बताए थे कहाँ पे, पीछे किसी भी क्वेश्चन में, कि कीटोन को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। बेंजीन का आणविक सूत्र अभी पीछे बता चुके हैं आपको, C6H6 होता है। सूत्र भी दिखा दिए थे, संरचना सूत्र, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस सब जगह हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसका आणविक सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 किस में होगा? अल्काइन में। अल्काइन किस फॉर्मूला को फॉलो करता है? CnH2n-2 को, यानी जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसके देखिए 3 दूनी 6 से 2 कम है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला सवाल, एथेन में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? एथेन मतलब C2H कितना हो जाएगा? 6, तो 6 तो हाइड्रोजन बनाएगा और एक ये बनाएगा, तो 6 1 7। कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? 7 सहसंयोजी आबंध होते हैं। अगला सवाल लीजिए, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में, इथिलीन किसको कहते हैं? एथीन को। एथीन को कहते हैं इथिलीन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, यानी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। याद रखिएगा, एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 31 का। अगला सवाल, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH। C2H5OH किण्वन से बनेगा। किण्वन कैसा श्वसन है? अवायवीय श्वसन है। कैसा श्वसन है? अवायवीय, मतलब जब पूर्ण रूप से पायरुवेट का क्या होगा? ऑक्सीकरण नहीं होगा तो इथाइल अल्कोहल बनता है। अवायवीय श्वसन मतलब जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है या कम मात्रा में होता है। एक्वारेजिया, जिसको एक्वारेजिया को रॉयल जल भी कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट बात है, छपने वाला बात है। एक्वारेजिया जो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनता है और किसको मिला करके बनता है? नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ का 3 यहाँ लिख दीजिएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 यहाँ लिख दीजिएगा, यही अनुपात होता है। यहाँ ध्यान रखना है, पहले क्या पूछा है? पहले जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा है तब 3:1 होगा। उल्टा भी पूछ देता है, नाइट्रिक अम्ल पहले और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में, तब 1:3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया 3:1। इसका सही आंसर क्या हो गया? 3:1 बिल्कुल
सही जवाब है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? प्रोपेन का आणविक सूत्र यही है, C3H8 है। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध होंगे? तो 8 तो हाइड्रोजन बनाएगा और 3 कार्बन है और अल्केन है, तो 3 में से क्या कीजिए, 1 घटा दीजिए, 2 + 8 कितने सहसंयोजी आबंध बनेंगे? 10 सहसंयोजी आबंध बनेंगे। कितने सहसंयोजी आबंध बनेंगे? 10 सहसंयोजी आबंध बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल लीजिए, एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नेम। एसिटिक अम्ल किसको कहते हैं? CH3COH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। CH3COH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका आणविक सूत्र यही होता है। इसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है। क्या है इसका? एथेनोइक अम्ल। क्या है इसका आईयूपीएसी नेम? एथेनोइक अम्ल। यह इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल है। 4 से 6% सिरका को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। यह भी याद रखिएगा। तो ये 35 टॉप मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। इसके अलावे भी अगर हमको लगेगा कि थ्योरी भी देना चाहिए, तो इन वन शॉट जो है ना, एकदम फ्री हिट में जो है हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि यह चैप्टर बच्चों को सबसे ज्यादा डराता है, लेकिन डरने का नहीं। मिलते हैं पुनः एक नए टॉपिक, नए अपडेट के साथ। आप लोग से एक ही आग्रह है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो हमारा एनर्जी लेवल भी क्या होगा? हाई रहेगा। एक से बढ़कर एक कंटेंट देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मिलते हैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।